ये बेसिक टॉपिक बहुत आसान है, आराम से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, याद भी जल्दी हो जाएगा, ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन इसके अंदर वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो तुम्हें आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। जैसे फेज़र के बारे में, फेज़ के बारे में, उसका रियल मतलब क्या है, किस तरीके से फेज़ डिफरेंस को समझें। तो इस बात को बिल्कुल ही मिस मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बताते हैं किसी भी डिवाइस में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, जो एलिमेंट लगे रहते हैं, बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। एक कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी को वेस्ट करते हैं और एक कंपोनेंट वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। जो एनर्जी को वेस्ट करें वो सब रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं। अगर तुम अपने 12th क्लास के लेवल तक देखते हो तो तुम्हारे रेजिस्टेंस वही होते हैं जो ऐसे कलरिंग से होते हैं और ऐसी लाइन बनी रहती हैं। लेकिन अगर हायर क्लासेस की बात करते हो तो रेजिस्टेंस वो सब डिवाइस के अंदर आ जाती हैं जिसमें एनर्जी का वेस्ट होता है। जैसे कूलर हुआ, पंखा हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल, मतलब जितनी भी डिवाइस एनर्जी वेस्ट होती हैं, जिसमें एनर्जी का वेस्ट होता है, वो सब रेजिस्टेंस के अंदर आती है। मतलब उन सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे अगर बल्ब, सबसे सिंपल लें तो बल्ब है, तो बल्ब में बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं कि उसके अंदर डिवाइस आती हैं जो एनर्जी स्टोर करती हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल की, तो देखो एनर्जी दो फॉर्म में स्टोर की जा सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जो डिवाइस एनर्जी स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसे बोलते हैं हम इंडक्टर, और जो डिवाइस एनर्जी स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन्हें बोलते हैं हम कैपेसिटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीन कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है RLC, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार अगर रजिस्टर किसी AC सप्लाई में लगा हुआ हो, AC सर्किट में लगा हुआ हो, देखो इस रजिस्टर की जगह तुम बल्ब समझ लोगे तब भी तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ये मान लो रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी जगह बल्ब भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ हमने लगा दी AC सप्लाई। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक जनरल सी इक्वेशन होती है कि E0 साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल वेव्स होगी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। देखो इस तरीके से बनाया हमने, ये रही है, समझे कि नहीं समझे? ये आराम से हमने बहुत इजी तरीके से बना लिया है। अब कहानी आगे की सुनो। हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे पास सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव का मतलब होता है कि सिर्फ इसके अंदर वही कंपोनेंट हैं जिनमें एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। ऐसा इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है जो एनर्जी स्टोर करे। मतलब प्योर रेजिस्टिव का मतलब यही है। मतलब देखो, तो हम अगर देखते हैं, बहुत, अब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो एक बात तो जानते हो कि अगर किसी डिवाइस में से करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा करंट तो यहाँ इससे कम वोल्टेज हो जाएगा। जैसे हमने मान के चलते हैं कि यहाँ आ गया है 7 वोल्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि A पॉइंट से B पॉइंट तक गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, तुम कहोगे, तुम देखने को मिलेगा 10 - 7, आंसर आया 3, मतलब 3 का पोटेंशियल ड्रॉप आया है। इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता था जो वो कहता B = IR। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? I मतलब होता है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है और R मतलब होता है कि इसका क्या रेजिस्टेंस है। तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते थे कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में क्या पोटेंशियल ड्रॉप है। कंफर्म है? देखो अब तुम आगे की बात सुनो। देखो इसे हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे। जो इसे समझते हैं पहले हम DC से। जैसे मान लो बल्ब लगा हुआ है, ये मान के चलते हैं बैटरी है, हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि 2 ओम है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो B होता है I × R। तो 2 × 2 मतलब 4 वोल्टेज। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि A पॉइंट से लेके B पॉइंट पे
पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ रही है 4। तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बेसिकली इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कहाँ, वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम एसी में। तो एसी में बेसिकली हमने क्या देख रखा है कि हमारे पास ये आर रेजिस्टेंस है और इसमें मान के चलते हैं टी टाइम पे आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी तो वो होगी आई इंटू आर। अब देखो सुनो, जितनी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होगी उतनी ही इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इसकी पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बात समझ में नहीं आई है। देखो ये जो हमने करंट लिया है वो हमने लिया है इंस्टेंटेनियस करंट, और जो हम यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं वो भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप है, और जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो भी बात यहाँ हो रही है ना वो सब इंस्टेंटेनियस की हो रही है। देखो तो स्टार बना के लिखो कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ सोर्स, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। मतलब जितना इसका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ईएमएफ होगा उतना ही इसके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इसे समझाएंगे हम एक ग्राफ से। जैसे मान लो कि हमने एक ग्राफ बना लिया किसका, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का। ये बेसिकली ई है और ये रहा ई नॉट। देखो बहुत ध्यान सुनना। हम मान के चलते हैं कि टाइम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ए पॉइंट रहा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली हम मान के चलते हैं कि मिनट है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। देखो हमने जब 10 बज के स्विच ऑन किया तो ईएमएफ की वैल्यू थी 0। बहुत ध्यान सुनना, देखो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो जब यहाँ 0 है तो बेसिकली जो यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है बेसिकली डिवाइस में लगा हुआ है तो इसके अंदर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही हमने जैसे ही 10:01 हुआ तो बेसिकली ये आ गया ग्राफ। हम मान के चलते हैं कि यहाँ वैल्यू मान के चलते हैं हम 2, यहाँ मान के चलते हैं 3 और ई नॉट की वैल्यू हम मान के चलते हैं 5। जस्ट अपनी मर्ज़ी से हम मानते जा रहे हैं, घबराना नहीं है। यहाँ बेसिकली फिर 3 हो जाएगा, यहाँ बेसिकली 2 हो जाएगा और यहाँ बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जब 10:01 पे देखा तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ आ गई है। जब 10:02 पे देखा तो वोल्टेज की वैल्यू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 वोल्ट। जब 10:03 पे देखा तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 5 वोल्ट। अब हमने सेम टू सेम किसके लिए किया, 4 के लिए किया। तो 4 में अगर देखते हैं तो 4 में यहाँ बेसिकली आ जाती है 3 वोल्ट। जब हमने 5 के लिए देखा तो आंसर आता है 2 और जब हमने 6 देखा तो आंसर आता है 0। समझे कि नहीं समझे? मतलब 10 बजे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है 0, पहला केस। जब 10:01 होता है तो जो इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है सोर्स का उसकी वैल्यू हो जाती है 2 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू होगी 2 वोल्ट। बात कन्फर्म? जब 10:02 पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी,
3 वोल्ट। तो हम देखते हैं कि आखिरकार इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी हमें कितनी देखने को मिलती है, 3 वोल्ट। 10:03 पे जब हम देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू हमें देखने को मिलती है 5 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू देखने को मिलती है 5 वोल्ट। बात कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? 5 वोल्ट का मतलब ऐसा होगा कि यहाँ होगा 5 वोल्ट और यहाँ होगा 0 वोल्ट। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एसी सप्लाई होती है उसमें हर पल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू चेंज होती है, इतनी बात याद रखना। तो हमने क्या देखा है, यहाँ स्टार बना के लिखो कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मतलब जितना इस सप्लाई का इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा इंस्टेंटेनियस। बात कंफर्म है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो हमारे पास ईएमएफ होता है वो उसका फॉर्मूला था E0 sin ओमेगा टी। ये बेसिकली हम फॉर्मूला जानते थे। और इस कंडीशन से हमने क्या देखा है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और अगर हम पूछें कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या है, वो होता है I इंटू आर। अब इसमें एक कमाल की और बात है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये आर करंट कौन सा करंट है? तो बता दें ये है इंस्टेंटेनियस करंट। आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं। तो हमने क्या देखा, तो हम पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बराबर कर देते हैं। तो हमने देखा कि E0 sin ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू E0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू, देखो E0 अपॉन आर करोगे तो I0 आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी वैल्यू हो जाती I0 साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली हमने क्या देखा है कि इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ गेम स्टार्ट होता है और जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते वो होते फेस डिफरेंस में। देखो फेस डिफरेंस, जब भी फेस की बात आए तो एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, इस पॉइंट इसके अंदर करना है, और तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है। देखो अब तुम देखो कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या है, क्या फॉर्मूला है, और हमारे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स की वैल्यू क्या है, ए है साइन ओमेगा टी और ए भी साइन ओमेगा टी। अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि करंट एंड ईएमएफ या बोलो वोल्टेज इन द सेम फेज। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके लिख लो, क्योंकि ये एग्जामों में कई जगह पूछा जाता है। स्टार बना के लिखो कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 0। कई जगह पूछा जाता है कि अगर कोई सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो करंट एंड ईएमएफ में कितने का फेज डिफरेंस होगा? तो फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्री का। आगे सब हर चीज़ क्लियर कर देंगे। हाँ, बेसिकली इसका मतलब देखो हमने इस तरीके से देख लिया क्या हो गया, सेम फेज है। लेकिन इसका रियल मतलब क्या होता है कि आखिरकार कब कहेंगे कौन सी क्वांटिटी सेम फेस में है और कौन सी क्वांटिटी सेम फेस में नहीं है? तो मैं क्या कहूँगा कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। देखो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इसका हम फेज़र डायग्राम बनाने वाले हैं। देखो फेज़र डायग्राम, देखो बेसिकली हम बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ बनाते हैं किसका ग्राफ। ये हमारे पास है ईएमएफ का। ईएमएफ का ग्राफ कुछ इस तरीके से है।
देखो कि ए रही वैल्यू क्या, ई नॉट प्लस की, और ए वैल्यू रहती है माइनस की ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं हम किसका, एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं वो है करंट का। तो बेसिकली हमारे पास करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आई है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली ऐसा इसका भी ग्राफ बन गया है। लेकिन एक कमाल की चीज़ याद रखनी है, देखो अगर हम मान के चलते हैं कि ये मान लो कोई सर्किट है, बल्ब है, इसके अंदर एसी सप्लाई लगाई हुई है, हाँ अगर इसकी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 10 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं तुम्हारे पास कितना है, हम मान के चलते हैं 2 ओम। तो बताओ आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आई नॉट की वैल्यू कुछ नहीं होगी ई नॉट अपॉन आर। तो 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये रहा 5 एम्पियर, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ई आई नॉट की वैल्यू होगी ना वो हमेशा तुम्हें ई नॉट से कम ही देखने को मिलेगी, बराबर हो सकती है लेकिन आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या किया, इन दोनों ग्राफ को एक साथ मर्ज कर दिया है। क्या किया है, मर्ज किया। तो बेसिकली इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, और ऐसे हमने बनाया है, ये रहा देखो, और इस देखो ए 10 वोल्ट प्लस का, ए 10 माइनस का 10, ये वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी 5 एम्पियर, क्योंकि ये बेसिकली क्या है आई नॉट। अगर तुम यहाँ देखने को जाओगे तो इसकी आएगी -5 एम्पियर, ये बेसिकली माइनस का आई नॉट है। तो हमने क्या देखा कि देखो ए ई नॉट का ग्राफ ऊपर है और आई का ग्राफ नीचे है। हम कब कहेंगे कि सेम फेस में है, सेम फेस में कहने का मतलब होता है कि देखो अगर इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट है, क्या है स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट है, और जहाँ ए मैक्सिमम जा रहा है वहीं देखो ए भी मैक्सिमम जा रहा है, जहाँ करंट मिनिमम हो रहा 0 हो रहा है वहाँ वोल्टेज भी 0 हो रहा है। तो इस तरीके को हम कहते हैं सेम फेज़। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को फेस में प्रॉब्लम आएगी, फेज़र में प्रॉब्लम आएगी, रियल मतलब उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो आगे आने वाली वीडियो है वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बेसिकली सेम फेस में इतना ही तुम समझ पाओगे, लेकिन जो आगे वीडियो आने वाली उसमें हर एक चीज़ समझ जाओगे तुम। देखो तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमने क्या बनाया, ई ग्राफ बना लिया है। अगर तुमसे कोई कहे कि इसका फेज़र डायग्राम बनाओ, देखो बेसिकली बता दें कि फेज़र एक क्वांटिटी होती है, बेसिकली उससे रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। एक बात बता दें, करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन रोटेटिंग वेक्टर तो मैं थोड़ा परेशान नहीं हो, आगे वाली जो आगे वीडियो आने वाली है ना उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखो इसका फेज़र डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। देखो आखिरकार आई नॉट की वैल्यू कम है, और ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, कन्फर्म है। देखो और ये जो हमने इससे बनाया है इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका ग्राफ है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और देखो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये है ओमेगा टी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब जब डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ एक डाउट क्लियर कर ही देते हैं। जैसे मान के चलते हैं, इसी से समझाते हैं फेज़र डायग्राम से, कि रहा तुम्हारे पास आई का, और ए वाला ग्राफ रहा किसका, ई का। बेसिकली ये ई नॉट पे है, ये आई नॉट पे है। अब देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं तो हम क्या कहेंगे
कि ये सेम फेस में नहीं है। क्या है? ये सेम फेस में नहीं है। अगर इसमें देखोगे तो आगे कौन है? आगे है ईएमएफ और पीछे कौन है? करंट। इस सब टॉपिक को डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे पता है कि इतना सब पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही होगी और समझ में भी क्लियर नहीं आया होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जो तुम्हारा फेज़र वाला कॉन्सेप्ट है ना, नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बेसिकली इस टॉपिक में तुम्हें क्या क्या याद रखना है? तुम्हें याद ये रखना है कि अगर कोई सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, दोबारा सुनो, प्योर रेजिस्टिव है तो करंट एंड ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। समझे कि नहीं समझे? इस पॉइंट को याद रखना, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ रह गई हो तो कमेंट्स में लिखना। हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कहाँ वो आती है? इंस्टेंटेनियस करंट में समझने में, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को समझने में, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को समझने में। तो मैं कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग से तुमने वीडियो देखी होगी तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।